डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ में आज यूनिट 4 से रिलेटेड आर्टिकल पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में लेक्चर 10 है फिजिक्स का अपना, और इस यूनिट 4 लाइट का ये जो लेक्चर है ये 5th लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है फ्राउनहोफर वर्ग विवर्तन जो कल कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। ध्रुवण की घटना के अध्ययन के पहले ये व्यतिकरण या विवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन से यह निष्कर्ष नहीं निकल पाया था कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है अथवा अनुदैर्घ्य है। मतलब ध्रुवण की घटना एक स्पेशल घटना है जो यह दर्शाती है कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। तो क्या कहेंगे हम, प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। मतलब ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में होता है या अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। अनुदैर्घ्य तरंग कह सकते हैं हम ध्वनि तरंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंग चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णतः सममित होती है, अतः इनका ध्रुवण संभव नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग जैसा कहें हम प्रकाश तरंगे चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णतः सममित नहीं होती है, अतः इनका ध्रुवण संभव है। तो सबसे पहले क्या, ध्रुवण से ये पता चलता है कि प्रकाश तरंगे जो है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती। दूसरी बात, अनुप्रस्थ तरंगे चलने की दिशा के चारों ओर सममित नहीं होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे चलने की दिशा के चारों ओर सममित होती है। तो इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। अनुदैर्घ्य तरंग चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णतः सममित होती है, अतः इनका ध्रुवण संभव नहीं है ना। क्या कह रहा हूँ मैं, अनुदैर्घ्य तरंग चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णतः सममित होती है, अतः इनका ध्रुवण संभव नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णतः सममित नहीं होती है, अतः इनका ध्रुवण संभव है। अब अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ध्रुवण को समझने के पहले या ध्रुवित प्रकाश की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। इन तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत एवं तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग के संचरण की दिशा इन दोनों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है। प्रकाशीय प्रभाव विद्युत क्षेत्र के कंपनों के कारण होता है। प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? विद्युत क्षेत्र के कंपनों के कारण होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कंपनों का जो आयाम होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों के आयाम की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश की चाल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम क्या कहेंगे कि ई एम्पलीट्यूड ऑफ विद्युत क्षेत्र के कंपन यानी विद्युत क्षेत्र के कंपनों का आयाम जो है बहुत अधिक है। किससे? चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम से। चुंबकीय क्षेत्र के आयाम से बहुत अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में c का गुणा करना पड़ेगा, है ना।
तब जाके विद्युत क्षेत्र के कंपन प्राप्त होंगे। यानी विद्युत क्षेत्र के कंपन आयाम बहुत बड़ा है, यानी क्या कहेंगे। और सी क्या है यहाँ, प्रकाश की चाल। इस प्रकार प्रकाश तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, लेकिन इन कंपनों की दिशा में परिवर्तन इतना तेजी से होता है कि ये प्रकाश के चलने की दिशा के सापेक्ष सममित दिखाई देते हैं। इस प्रकार अध्रुवित प्रकाश में असंख्य अनुप्रस्थ तरंगें उपस्थित होती है, जिनके कारण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं। यहाँ मैं बार बार ये समझा रहा था कि विद्युत क्षेत्र के कंपनों का आयाम चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों के आयाम का सी गुना होता है। इस कारण से आप अध्रुवित प्रकाश की थीम को सही समझ नहीं पाए होंगे। मैं पुनः समझा रहा हूँ, डबल से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान देना। किसी प्रकाश स्रोत से, अध्रुवित प्रकाश किसको कहेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत एवं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। प्रकाशीय प्रभाव विद्युत क्षेत्र के कंपनों के कारण होता है। इस प्रकार प्रकाश तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, लेकिन इन कंपनों की दिशा में परिवर्तन इतना तेजी से होता रहता है कि ये प्रकाश के चलने की दिशा के सापेक्ष सममित दिखाई देते हैं। इस प्रकार अध्रुवित प्रकाश में असंख्य अनुप्रस्थ तरंगें उपस्थित होती है, जिनके कारण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में विद्युत क्षेत्र के कंपन। अध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश में असंख्य अनुप्रस्थ तरंगें उपस्थित होती है, जिनके कारण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं। और लंबवत सभी संभव तलों में विद्युत क्षेत्र के कंपन होने के कारण ही हम इस प्रकाश को क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश का इतना भी डेफिनेशन हम लिखते हैं केवल, है ना, तब भी चल सकता है कि अध्रुवित प्रकाश में मतलब समझाने के हिसाब से इतना भी कोई स्टूडेंट लिख देता है कि अध्रुवित प्रकाश में असंख्य अनुप्रस्थ तरंगें उपस्थित होती है, जिनके कारण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, यदि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र ई के कंपन प्रकाश की गति की दिशा के सापेक्ष सममित नहीं रहते हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे हम, यदि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र ई के कंपन प्रकाश की गति की दिशा के सापेक्ष सममित नहीं रहते हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश। मतलब विद्युत क्षेत्र के कंपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक निश्चित दिशा में ही रहेंगे, सभी दिशाओं में नहीं रहेंगे, केवल एक विशेष दिशा में ही विद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश। अब एक ही दिशा में कंपन होंगे तो सिमेट्री नहीं रहेगी, है ना। तो यदि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र ई के कंपन प्रकाश की गति की दिशा के सापेक्ष सममित नहीं रहते हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश का निरूपण, मतलब हम अध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करेंगे कागज तल पर, ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। यदि प्रकाश के विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं, तो प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सामान्यतः किसी प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मरकरी बल्ब तथा सूर्य से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है। जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया है, वो जो डार्ट है
वो डॉट कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है यदि, है ना, तो वो प्रदर्शित करेगा कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर प्रदर्शित कर रहा है कि वो प्रकाश तरंग के या प्रकाश के गमन की दिशा है। जो एरो लगाए हैं चारों ओर कागज़ के तल पर, वो विद्युत क्षेत्र के कंपन है, वो चारों ओर है ना। तो ये अध्रुवित प्रकाश का निरूपण हुआ। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का कंपन कागज़ के तल में लगभग सभी दिशाओं में। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती है यदि प्रकाश के विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं, तो प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? विद्युत बल्ब है, चिमनी का लाइट भी हो सकता है, ट्यूबलाइट, मरकरी बल्ब, सूर्य से प्रकाश, ये सब क्या है? अध्रुवित प्रकाश। यदि किसी स्रोत से प्राप्त अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, पोलेराइट से गुजारा जाता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है टूरमेलिन क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, पोलेराइट क्या होते हैं? आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ये केमिकल फार्मूले इनके थोड़े से लंबे हैं। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल यानी हाइड्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, जो प्रकृति में भी पाया जाता है। तो आप इनके फार्मूले नेट पे सर्च कर सकते हैं। टूरमेलिन क्रिस्टल का फार्मूला भी थोड़ा लंबा है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये सब क्रिस्टल जो है नेट पे इनके फार्मूले मिल सकते हैं, है ना। अब ध्यान दें आप, तो क्या कहेंगे हम कि यदि किसी स्रोत से प्राप्त अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल या पोलेराइट से गुजारा जाता है, तो क्रिस्टल को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टल की सभी स्थितियों में क्रिस्टल के अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश के कंपन उपस्थित रहते हैं। जैसा मैंने चित्र में दर्शाया अध्रुवित प्रकाश को, तो ये अध्रुवित प्रकाश, ये जो चित्र में दर्शाया अध्रुवित प्रकाश है, और अध्रुवित प्रकाश को हम किससे गुजारें? टूरमेलिन क्रिस्टल से या कैल्साइट क्रिस्टल से या पोलेराइट से। और क्रिस्टल को घुमाएं हम, तो तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता में, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में, यानी क्रिस्टल से पास होने वाले प्रकाश की तीव्रता में, क्रिस्टल से पारगमित होने वाली प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अक्ष के समांतर कोई ना कोई, है ना, अक्ष के समांतर कोई ना कोई जो है विद्युत क्षेत्र का कंपन उपस्थित रहता है और वो पारगमित हो जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपतित प्रकाश है वो कैसा है? अध्रुवित प्रकाश है। तो यदि किसी स्रोत से प्राप्त अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल या पोलराइट से गुजारे, तो क्रिस्टल को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टल की सभी स्थितियों में क्रिस्टल के अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश के कंपन या विद्युत क्षेत्र के कंपन क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। सुविधा की दृष्टि से अध्रुवित प्रकाश को निम्न प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं। ये चित्र मैंने दर्शाया अध्रुवित प्रकाश, एक लाइन पर डॉट लगाए हैं और वो डॉट पर एरो लगाएं या डैश लगाएं। तो जो डॉट है वो कागज के तल के लंबवत कंपन, विद्युत क्षेत्र के कंपन को प्रदर्शित करते हैं, और जो एरो है वो या डैश है वो कागज के तल के अनुदिश या कागज के तल के समांतर कंपनों को व्यक्त करते हैं। डबल से बता रहा हूँ, एक लंबी लाइन खींची, उस पर डॉट लगाए, डॉट पर हम क्या लगा रहे हैं? एरो या डैश लगा रहे हैं दोनों साइड। तो जो डॉट है वो कागज के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र के कंपनों को व्यक्त करते हैं, और जो डॉट लगाए उन पर जो एरो लगाए या डैश लगाए वो कागज के तल के अनुदिश या कागज के तल के समांतर विद्युत क्षेत्र के कंपनों को व्यक्त करते हैं। मतलब इसमें कागज के तल के लंबवत कंपन भी है विद्युत क्षेत्र के, और कागज के तल के अनुदिश या कागज के तल के समांतर कंपन भी है। इसलिए ये क्या हुआ? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को सुविधा की दृष्टि से दो परस्पर लंबवत दिशाओं में विघटित किया जा सकता है। एक तो कागज के तल में
या आपतन तल में। जैसा कि मैंने कहा ना, कागज़ के तल के अनुदिश, वही बात हुई। तो एक तो कागज़ के तल में या आपतन तल में, और दूसरे कागज़ के तल के लंबवत या आपतन तल के लंबवत, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया है। चित्र 1 में अध्रुवित प्रकाश को बिंदुओं तथा तीरयुक्त दोनों, है ना, बिंदुओं और तीरयुक्त रेखाओं से दर्शाया है, दोनों से दर्शाया है। अब बात करें हम कि ध्रुवित प्रकाश को कैसे व्यक्त करें। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन कागज के तल के लंबवत होते हैं, तो इन्हें डाट या बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तथा जब कंपन कागज के तल में अर्थात आपतन तल में होते हैं, तो इन्हें तीर या डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान रखना कि समतल ध्रुवित प्रकाश में या तो डॉट रहेंगे या तीर रहेंगे या डैश रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों एक साथ हो गए तो वो अध्रुवित प्रकाश। तो चित्र 2 में, है ना, और चित्र 3 में समतल ध्रुवित प्रकाश को समझाया मैंने, दर्शाया। तो चित्र 2 में जो है विद्युत क्षेत्र के कंपन जो है या के कंपन जो है वो कैसे हैं, कागज के तल के लंबवत है, और जिनको हमने किससे दर्शाया, डाट से। तो ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसमें कागज के तल के लंबवत प्रकाश के कंपन जो है कागज के तल के लंबवत है। और चित्र 3 भी समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसमें प्रकाश के जो कंपन है या विद्युत क्षेत्र के कंपन है वो कागज के तल में या आपतन तल में। कंपन तल किसको कहेंगे, ध्रुवण तल किसको कहेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश गमन की दिशा होती है उस तल को क्या कहते हैं हम, कंपन तल। ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश गमन की दिशा होती है उस तल को हम क्या कहेंगे, कंपन तल कहेंगे। और वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है तथा प्रकाश गमन की दिशा से होकर जाता है क्या कहलाता है, ध्रुवण तल। डबल से समझा रहा हूँ। ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के गमन की दिशा दोनों होती है उस तल को हम क्या कहेंगे, कंपन तल। और कंपन तल के लंबवत वह तल जो प्रकाश के गमन की दिशा से होकर जाता है क्या कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जा सकता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो इसमें अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में अंतर जो मैं समझा रहा हूँ, है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। तो एक साइड हम क्या ले रहे हैं, अध्रुवित प्रकाश, और सेकेंड साइड क्या ले रहे हैं, ध्रुवित प्रकाश। तो पॉइंट 1, अध्रुवित प्रकाश में कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं, और ध्रुवित प्रकाश में कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत एक विशेष तल में होते हैं। या तो कंपन जो है आपतन तल के लंबवत होंगे या आपतन तल में होंगे, किसी एक दिशा में। तो अध्रुवित प्रकाश में कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं, जबकि इसमें कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत केवल एक विशेष तल में होते हैं। अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल या पोलेराइट से गुजारकर यदि टूरमेलिन क्रिस्टल या पोलेराइट को घुमाया जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इधर ध्रुवित प्रकाश में क्या कहेंगे हम, ध्रुवित प्रकाश को घूमते हुए टूरमेलिन क्रिस्टल या पोलेराइट से गुजारने पर इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। ध्रुवित प्रकाश को क्या करें हम, घूमते हुए टूरमेलिन क्रिस्टल या पोलेराइट, मतलब पोलेराइट या टूरमेलिन क्रिस्टल घूम रहा है, उस पर क्या डालें हम, ध्रुवित प्रकाश।
आपतित करें तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होगा। पॉइंट 3 की बात करें हम, अध्रुवित प्रकाश की साइड देखें। प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सूर्य आदि से प्राप्त प्रकाश क्या होता है? अध्रुवित होता है। इधर क्या करें हम, ध्रुवित प्रकाश में क्या कहें हम कि अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल अथवा पोलराइड से गुजारने पर निर्गत प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। निर्गत प्रकाश क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश होता है। तो यहाँ पर ये आपका ये ध्रुवण वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। आप इसको प्रिपेयर करें, है ना। कल में प्रकाश के तरंग सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत के बारे में समझाऊंगा, है ना।